इतिहास के सबसे महान क्रिएटर्स को अगर हम देखें ना, चाहे वो कोई मशहूर लेखक हों, बड़े वैज्ञानिक हों या फिर कोई आर्टिस्ट, उन सब में एक बहुत ही अजीब सी बात कॉमन रही है। और वो ये कि वो कभी किसी प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते थे। बिल्कुल। आज के दौर में मतलब हमें सिखाया जाता है कि हर बड़े काम की शुरुआत ना एक जादुई यूरिका मोमेंट से होती है। हाँ, जैसे एकदम से कोई लाइट बल्ब जल गया हो दिमाग में। एग्जैक्टली। या फिर ऐसा लगता है कि जब तक अंदर से कोई बहुत तेज आवाज ना आए काम करने की, तब तक तो काम शुरू ही नहीं करना चाहिए। पर ये विचार असल में एक बहुत बड़ा मिथक है। बहुत बड़ा मिथक है। और आज हम इसी कड़वे सच पर गहराई से बात करने वाले हैं। एक ऐसा सच जो आजकल के हसल कल्चर और इनबॉर्न टैलेंट के तिलिस्म को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। क्योंकि होता क्या है ना, हम अक्सर उस शुरुआती चिंगारी को, उस पहले दिन के उत्साह को ही पूरी आग समझ लेते हैं। सही कहा। जब हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का एक ज्वालामुखी फूट रहा होता है। लगता है बस दुनिया बदल देंगे। हाँ, मोटिवेशन एकदम पीक पर होता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो ज्वालामुखी शांत हो जाता है ना, जब रोज का काम थोड़ा बोरिंग लगने लगता है, तब जो खालीपन आता है वही तय करता है कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। और ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे दुनिया का हर इंसान गुजरता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है। और इसी आम लेकिन बेहद गहरे संघर्ष के समाधान पर आज हम अपनी इस चर्चा में बात करेंगे। आज हमने जो स्रोत खंगाले हैं उनका मुख्य आधार है ऑस्टिन क्लियोन की मशहूर किताब कीप गोइंग का एक बहुत ही विस्तृत रिव्यू। ऑस्टिन क्लियोन? मुझे लगता है जिन लोगों ने ऑस्टिन क्लियोन का नाम सुना है उन्हें शायद उनकी पिछली किताब याद होगी, शो योर वर्क। हाँ, शो योर वर्क काफी पॉपुलर हुई थी। बिल्कुल। वो किताब इस बारे में थी कि अपने काम को दुनिया के सामने कैसे लाया जाए, खुद को प्रमोट कैसे करें। लेकिन आज की इस चर्चा का मिशन थोड़ा अलग है। शो योर वर्क तो काम दिखाने के बारे में है, लेकिन ये जो किताब है कीप गोइंग, ये इस बात पर फोकस करती है कि जब कोई ताली ना बजा रहा हो, जब चारों तरफ सन्नाटा हो। एग्जैक्टली। जब खुद के अंदर से भी काम करने की कोई आवाज ना आ रही हो ना, तब भी लंबे समय तक लगातार काम कैसे करते रहें। और इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे टैलेंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता सफलता का असली रहस्य है। बिना मोटिवेशन के भी अनुशासन और रूटीन के जरिए रोज कैसे आगे बढ़ा जाए। तो चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब चूंकि शुरुआत का उत्साह तो हमेशा टिकता नहीं है ना? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि फिर वो कौन सा इंजन है जो हमें हर दिन आगे बढ़ाता है। इसी पर ऑस्टिन क्लियोन एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। वो कहते हैं कि रचनात्मक जीवन या किसी भी बड़े लक्ष्य का सफर ना ग्राउंड हॉग डे की तरह होता है। अरे वाह, ग्राउंड हॉग डे। अब जिन लोगों ने बिल मरे की वो मशहूर हॉलीवुड फिल्म ग्राउंड हॉग डे नहीं देखी है, उनके लिए मैं बता दूं कि उस फिल्म में मुख्य किरदार एक ही दिन में फंस जाता है। हाँ, वो हर सुबह उठता है और बिल्कुल वही दिन दोबारा जीता है। सब कुछ सेम। तो क्या क्लियोन ये कह रहे हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह बोरिंग और एकदम एक जैसा होना चाहिए? देखिए, क्लियोन का इशारा बिल्कुल उसी तरफ है, लेकिन एक बहुत ही सकारात्मक अर्थ में। हाँ। उनका मानना है कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं ना, तो हर दिन लगभग समान ही होता है। मतलब कोई थ्रिलर फिल्म नहीं चल रही होती रोज? बिल्कुल नहीं। ये कोई हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म नहीं है जहां रोज कोई बड़ा धमाका होगा या रोज आपको कोई अवार्ड मिलेगा। आपको बस रोज सुबह उठना है और अपनी डेस्क पर, अपने कैनवस पर या अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाना है, चाहे मन कर रहा हो या नहीं। एग्जैक्टली। मोटिवेशन का इंतजार करना सबसे बड़ी भूल है। भावनाएं चाहे जो भी हो, काम नहीं रुकना चाहिए। और इसी एक रास्ता को, इस बॉर्डम को संभालने के लिए वो रूटीन बनाने पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना होगा। हाँ। मैं एक एनालॉजी पेश करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए। मान लेते हैं कि मोटिवेशन एक माचिस की तीली की तरह है। अच्छा। जो पल भर के लिए बहुत तेजी से जलती है, एकदम रोशनी कर देती है, लेकिन बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। और इसके विपरीत रूटीन एक पक्की सड़क की तरह है जो हमें बिना भटके हमारी मंजिल तक ले जाती है। वाह, ये तो बहुत ही सटीक एनालॉजी है। माचिस की तीली और पक्की सड़क, है ना? सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि बंधे बनाए रूटीन से, एक फिक्स्ड टाइम टेबल से हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं कि इंसान एक मशीन बन जाता है। बिल्कुल। तो क्या ऑस्टिन क्लियोन इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं?
क्या रूटीन क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और सच कहूं तो ये सबसे आम गलतफहमी भी है लोगों के बीच। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो रूटीन क्रिएटिविटी को मारता नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या करता है? वो उसे बचाता है। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं। डिसीजन फटीग मतलब निर्णय लेने से होने वाली थकान। बिल्कुल, हमारे दिमाग के पास हर दिन मानसिक ऊर्जा या विल पावर की एक बहुत ही सीमित मात्रा होती है। मतलब जैसे हमारे फोन की बैटरी होती है जो सुबह फुल होती है और हर इस्तेमाल के साथ कम होती जाती है। एकदम सटीक उदाहरण। अब सोचिए, अगर हम अपनी उस कीमती मानसिक बैटरी को हर सुबह बस ये तय करने में खर्च कर देंगे, आज मैं क्या करूं? हाँ, कितने बजे काम शुरू करूं या कहाँ बैठकर काम करूं, तो जब असल में कोई रचनात्मक या मुश्किल काम करने की बारी आएगी ना, तब तक तो हमारे दिमाग की बैटरी पहले ही ड्रेन हो चुकी होगी। वाओ, एब्सोल्युटली। रूटीन असल में उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों को ऑटोमेट कर देता है, आउटसोर्स कर देता है एक तरह से। ओहो, मतलब हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि 9 बजे क्या करना है, क्योंकि रूटीन ने पहले ही तय कर रखा है। सही कहा। जब रूटीन सेट होता है ना, तो दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जो फैसले लेने का भारी काम करता है, उससे आराम मिल जाता है और हमारी आदतें बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाती हैं। तो इससे हमारी मानसिक ऊर्जा बच जाती है। बिल्कुल, और फिर उस बची हुई पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा दिमाग किसी समस्या को गहराई से सुलझाने या कुछ एकदम नया बनाने में कर सकता है। तो रूटीन कोई पिंजरा नहीं है, वो असल में दिमाग को फालतू के शोर से आजाद करने का एक टूल है। वाकई ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है ना? ये सोचने का तरीका ही बदल देता है। मतलब रूटीन आजादी छीनता नहीं है, बल्कि वो हमें गहराई से सोचने की आजादी देता है। चलिए, अब मान लेते हैं कि हमने एक बहुत ही शानदार रूटीन बना भी लिया, अपनी पक्की सड़क तैयार कर ली। ठीक है, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में उस सड़क पर बिना भटके चलते रहना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब हम काम करने बैठते हैं, फुल फोकस में होते हैं और तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और बस वहीं सब खत्म। हाँ, हम सोचते हैं बस 1 सेकंड के लिए देखेंगे और पता चलता है कि 45 मिनट रील्स देखने में निकल गए। यही तो आज के दौर का सबसे बड़ा विलेन है, हमारे आसपास का ये जो लगातार शोर है ना, और एक ही समय में कई चीजों से जुड़े रहने की हमारी लत। क्लियोन इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सलाह देते हैं। क्या सलाह है वो? डिस्कनेक्ट करने की। स्लो डाउन एंड डिस्कनेक्ट। उनका मानना है कि अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बीच बीच में दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए। दुनिया से कट जाना? लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट का रोल निभाना चाहूंगा। बिल्कुल, पूछिए। देखिए, किताब कहती है कि अपनी दुनिया को छोटा रखें, कीप योर वर्ल्ड स्मॉल। अब आज के फोमो कल्चर को देखें। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, जहां हर कोई दुनिया भर की जानकारी रखने, हर ट्रेंड का हिस्सा बनने और एक बड़ा नेटवर्क बनाने की बात करता है। ऐसे में अपनी दुनिया को छोटा रखने का विचार एकदम काउंटर इंट्यूटिव नहीं लगता? लगता तो है। अगर कोई क्रिएटर या प्रोफेशनल अपनी दुनिया इतनी छोटी कर लेगा तो क्या वो आउटडेटेड नहीं हो जाएगा? देखिए, ये डर बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन हमें जानकारी रखने और फोकस खोने के बीच का जो अंतर है ना, उसे समझना होगा। अपनी दुनिया को छोटा रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कुएं के मेंढक बन जाएं। अच्छा, ये नई चीजें ना सीखें। इसका सीधा सा मतलब है अपने काम के समय अपने ध्यान को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित करना। आज की दुनिया में हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, तरह तरह के एप्स, बिल्कुल सब अटेंशन इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हाँ, और जब हम एक साथ 10 अलग अलग चीजों पर नजर रखते हैं तो हमारा फोकस छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। और क्या इसका हमारी परफॉर्मेंस पर कोई सीधा असर पड़ता है? मतलब सच में कोई साइंटिफिक असर? बहुत गहरा असर पड़ता है। मनोविज्ञान में ना एक टर्म है अटेंशन रेजिड्यू। अटेंशन रेजिड्यू मतलब बचा हुआ ध्यान। एग्जैक्टली। जब हम कोई गहरा काम करते हुए अचानक एक ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं और फिर वापस अपने काम पर आते हैं तो हमें लगता है हम वापस आ गए, पर असल में हम पूरी तरह वापस नहीं आते। नहीं, हमारा पूरा ध्यान काम पर वापस नहीं आता। हमारे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उसी ईमेल या उस पोस्ट के बारे में सोच रहा होता है। ये जो रेजिड्यू या बचा हुआ ध्यान है ना, ये हमारी काम करने की क्षमता को आधा कर देता है। ओह माय गॉड, मतलब हम फिजिकली तो काम पे हैं पर मेंटली अभी भी उस नोटिफिकेशन में अटके हैं। बिल्कुल। इसीलिए क्लियोन कहते हैं कि जब काम करें
तो अपनी दुनिया को सिर्फ उस काम तक सीमित कर लें। धीमे होने का अर्थ दुनिया की रेस में पीछे रह जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका अर्थ है उस भटकाव से बचना जो हमें तेजी से गलत दिशा में ले जाता है। क्या बात है! मतलब धीमे होने का अर्थ है पूरे होशो हवास में सही दिशा में आगे बढ़ना, न कि आंख बंद करके सिर्फ दौड़ते रहना। एकदम सही समझे आप। लेकिन ये जो गहराई से काम करने की बात है, अटेंशन रेजिड्यू से बचने और फोकस बढ़ाने की बात है, इस सबके लिए तो बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती होगी। बहुत ज्यादा। तो ये फ्यूल, ये ऊर्जा आखिर कहाँ से आती है? क्योंकि अगर हम खुद को एक मशीन मान लेंगे और लगातार बिना रुके बस काम करते रहेंगे, तो हम लंबी रेस तो कभी दौड़ ही नहीं पाएंगे। और यहीं पर ना सबसे बड़ी चूक होती है लोगों से। निरंतरता या कंसिस्टेंसी का मतलब अक्सर ये मान लिया जाता है कि हमें बस बिना रुके, बिना थके काम करते रहना है। हाँ, बस ग्राइंड करते रहो। बिल्कुल। लेकिन ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई की ओर ध्यान खींचती है। खुद का ख्याल रखना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, नींद, सही खान-पान और शारीरिक व्यायाम, ये सब कोई लग्जरी नहीं है। अच्छा। बल्कि ये हमारे काम का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर शरीर और दिमागी रिकवर नहीं कर पाएंगे तो कोई भी रूटीन या डिसिप्लिन हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकेगा। इस पॉइंट पे ना मुझे आज के उस हसल कल्चर की याद आ रही है। अरे हाँ, वो तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। अगर हम इंटरनेट पे देखें तो ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो कहते हैं कि जब दूसरे सो रहे हों तब तुम काम करो। नींद तो कमजोर लोगों के लिए है। एग्जैक्टली। नींद कुर्बान करने को, दिन रात खुद को थकाने को जैसे महानता की निशानी मान लिया गया। और वहीं दूसरी तरफ इस किताब का एक बहुत ही अहम विचार कहता है कि काम ही सब कुछ नहीं है। वर्क इज नॉट एवरीथिंग। हाँ, तो अगर कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है, तो फिर काम से दूर जाना, आराम करना या कोई शौक पूरा करना, क्या ये सब कंसिस्टेंसी के खिलाफ नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि ये तो कंसिस्टेंसी का ईंधन है। ये जो हसल कल्चर है ना, वो असल में बर्नआउट की एक परफेक्ट रेसिपी है। वो कैसे? देखिए, जब हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं तो एक समय बाद हमारे पास काम में डालने के लिए कुछ नया बचता ही नहीं है। हमारा दिमाग एकदम खाली हो जाता है। हाँ, वो क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। सही कहा। न्यूरोसाइंस में ना एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। DMN? ये क्या होता है? जब हम अपने मुख्य काम से हटकर कुछ और करते हैं, जैसे टहलना, बर्तन धोना, परिवार के साथ समय बिताना या बस अपनी कोई हॉबी पूरी करना। मतलब जब हम काम नहीं कर रहे होते। हाँ, तो हमें लगता है कि हमारा दिमाग बंद है, पर असल में वो बंद नहीं होता, बल्कि वो बैकग्राउंड में चलता रहता है। हमारा ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं। वाओ! और यही वो समय होता है जब दिमाग अलग अलग विचारों को जोड़कर कोई नया आइडिया बनाता है। अरे हाँ, इसीलिए अक्सर हमें सबसे अच्छे आइडियाज नहाते समय या टहलते समय आते हैं। बिल्कुल, ना कि तब जब हम स्क्रीन को घूरकर खुद पर दबाव डाल रहे होते हैं। ये तो बहुत ही शानदार इंसाइट है। मतलब आराम करना काम से भागना नहीं है, बल्कि काम को और बेहतर बनाने की एक अदृश्य तैयारी है। एकदम सही। बिना इस संतुलन के लंबे समय तक क्रिएटिविटी बनाए रखना वाकई असंभव है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हम सब कुछ सही कर रहे हों, मतलब हम रूटीन फॉलो कर रहे हो, आराम कर रहे हो, दुनिया छोटी कर ली हो, तभी तो मुश्किलें आती होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सफर एकदम स्मूथ हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव आना तो पूरी तरह तय है। कभी काम बहुत अच्छा होगा, कभी बिल्कुल मन नहीं करेगा। कभी लोग हमारे काम की तारीफ करेंगे और कभी महीनों तक कोई ध्यान ही नहीं देगा। हाँ, ऐसी स्थिति में ना सकारात्मक रहना और बस आगे बढ़ते रहना, कीप मूविंग, यही सबसे जरूरी हो जाता है। यहाँ फोकस नतीजों से हटाकर काम करने की प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर लाना होता है। वाकई इन सभी सिद्धांतों को इतनी गहराई से समझने के बाद ना एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस होती है दिमाग में, है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने सफलता के उस भारी भरकम बोझ को बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की चीजों में बांट दिया हो। लेकिन अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरी किताब और इसके संदेश का समग्र मूल्यांकन करें, ओवरऑल असेसमेंट, हाँ, तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या इस किताब में कोई बहुत बड़ी, जटिल और सीक्रेट स्ट्रैटेजी छिपी है, या इसकी ताकत इसके सीधेपन में ही है? अगर हम तमाम सोर्सेज और रिव्यूज के आधार पर इसका मूल्यांकन करें ना, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका सीधापन ही है। ये किताब मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच एक बहुत ही बेहतरीन बैलेंस बनाती है। मतलब कोई हवाई बातें नहीं है? बिल्कुल नहीं।
इसकी सलाह बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। ये कोई जादुई छड़ी नहीं दिखाती, ना ही कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला देती है जो रातों रात अमीर या सफल बना दे। हाँ, जो आजकल बहुत बिकता है। सही कहा, ये बस रोजमर्रा की बोरिंग लगने वाली आदतों पर जोर देती है। और अगर हम इसकी कमियों की बात करें, कोई नेगेटिव पॉइंट? जैसा कि कई क्रिटिक्स ने भी पॉइंट आउट किया है, कुछ लोगों को इसके विचार बहुत ही बेसिक लग सकते हैं। अच्छा, बेसिक मतलब? तलाश में है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कौन सा नया सॉफ्टवेयर यूज करें या टाइम ब्लॉकिंग के कौन सी जटिल तकनीक अपनाएं। जो एकदम टूल्स के पीछे भागते हैं। हाँ, उन्हें शायद इस किताब से निराशा हो सकती है, क्योंकि ये किताब तकनीक या टूल्स पर बात नहीं करती, बल्कि ये पूरी तरह से माइंडसेट और मनोविज्ञान पर केंद्रित है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जो चीजें सुनने में बेसिक या बहुत साधारण लगती है ना, जैसे रोज काम करना, फोन दूर रखकर बैठना, 8 घंटे की पूरी नींद लेना, हाँ, असल जिंदगी में उन्हें लगातार हर दिन लागू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, हम इंसान हमेशा किसी शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। हाँ, और इन बुनियादी लेकिन सबसे असरदार चीजों को बस नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे ये तो पता ही है। आप इस बात से बिल्कुल सहमत हो सकते हैं कि यह जानना कि क्या करना है और उसे असल में हर दिन करना, इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। और ऑस्टिन क्लियोन की ये किताब उसी फासले को पाटने में एक पुल का काम करती है। सही कहा। और अगर हम बात करें कि ये किताब किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो ये विशेष रूप से क्रिएटर्स, राइटर्स, स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स के लिए तो एक मस्ट रीड है। खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी काम को पूरे जोश के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। हाँ, बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें ये किताब एक सही माइंडसेट देती है। इसी वजह से रीडर्स ने इसे 5 में से 4.3 की शानदार रेटिंग दी है। 4.3? ये तो काफी अच्छी रेटिंग है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस यानी लंबी अवधि की सफलता के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करती है। तो अगर हम अपनी आज की इस चर्चा का निचोड़ निकालें तो वो बस इतना ही है कि सफलता का राज किसी एक दिन में 20 घंटे काम करके खुद को तोड़ लेने में नहीं है। बिल्कुल नहीं। सफलता का राज रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहने में है। प्रेरणा हो या ना हो, मूड हो या ना हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखने से समय के साथ शानदार परिणाम जरूर मिलते हैं। अनुशासन ही वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। रोज की वो छोटी सी बोरिंग सी कोशिश ही असल में सबसे बड़ी जीत है। और यही इस पूरी किताब का सबसे सशक्त संदेश है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मैं एक विचार पर सोचने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। क्या विचार? हमने शुरुआत में बात की थी कि रचनात्मक जीवन ग्राउंड हॉग डे की तरह है। हाँ, हर दिन एक जैसा। हर दिन लगभग एक जैसा, वही रूटीन, वही काम, वही कमरा। अब सोचिए, अगर हमारा पूरा जीवन हर दिन एक ही रूटीन को दोहराने के बारे में है, तो हम अपनी प्रगति को कैसे मापेंगे? ये तो एक गहरा सवाल है ना? जब हर दिन बिल्कुल एक जैसा और शायद थोड़ा बोरिंग लगता है, तो क्या ये संभव है कि हम बदलाव को उस पल महसूस ही नहीं कर पाते? हाँ, रोजमर्रा में तो कोई जादू नहीं दिखता। क्या ये मुमकिन है कि हम अपनी सफलता को तभी देख पाते हैं जब हम सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमने उस रोजाना के साधारण और बोरिंग रूटीन की एक एक ईंट से कितना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है? जिसे शायद कंपाउंडिंग कहते हैं। बिल्कुल, शायद इसी का नाम कंपाउंडिंग है। और शायद यही उस निरंतरता का, उस कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा लेकिन सबसे अनदेखा जादू है। और इसी सवाल के साथ हम श्रोताओं को यहीं छोड़ते हैं इस पर गहराई से सोचने के लिए।